प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए जी, बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद है। बहुत शानदार, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन चल रहा होगा। और दोस्त याद रखना, जिंदगी में अगर सफल होना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, मेहनत मेहनत और मेहनत। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता है, सारे शॉर्टकट फेल हो जाते हैं। तो चलिए भाई, अब बात वोकैबलरी की आती है। तो वोकैबलरी अब बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा और स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो बस मैं आपसे इतनी ही एक रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े भाई होने के नाते इतना तो मैं कह सकता हूं, इतना आपके ऊपर हक है कि भाई, ये मेरा वादा है कि किसी एग्जाम में आपकी वोकैबलरी छूटेगी नहीं दोस्त। बस इतना याद रखना कि आप रिवीजन करते चलना। मैं मानता हूं कि 60% स्टूडेंट्स को मैक्सिमम लर्न हो जाता है, थोड़े से वर्ड ही बचते हैं। लेकिन 40% बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिगिनर फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे होते हैं, उनको उतने नहीं याद हो पाते हैं। लेकिन भले ही याद ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप उसको 2 से 3 बार पढ़ते रहो। याद कराने का तरीका मेरे पास हजारों हैं, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप रिवीजन करते रहिए। चाहे पहले वोकैबलरी, और सबसे बढ़िया तरीका क्या है आपको पता ही है कि पिक्चर मेथड से चल रहा है, तो इससे बेहतरीन कोई मेथड हो नहीं सकता। सबसे पहले आप पिक्चर से रिलेट करते हुए उसके मीनिंग को सीखिए। इन सेंटेंसेस को रटने की कोशिश नहीं करना। ये सेंटेंस वगैरह तो सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं, ये लंबे लंबे मीनिंग, जिससे कि आप केवल एक बार मीनिंग को समझ सके। एक्चुअल में तो इनका पर्पज क्या है वो हमें एग्जाम में सॉल्व होगा, जो ऑब्जेक्टिव आएगा वहां पर इतने लंबी लंबी ये बातें नहीं आएंगी। लेकिन ये इतना लंबा सब कुछ लिख के इसलिए दिया है जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम YouTube पे प्रैक्टिस कराते हैं तो वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव होता है, तो बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आता कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या था। यहां आपको माइंड में भी विजुअलाइज हो जाता है, वहां पे नहीं होता है चीजें। ठीक है, तो इसीलिए मेरे भाई, मेरा बस इतना सलाह है कि आप इसको रिवाइज करते रहिए पिक्चर मेथड से। जब भी मूड खराब हुआ करे या जब भी मूड अच्छा हो, दोनों ही मूड में आपको क्या करना है, बैठ के चलो संजीव सर की एक पीडीएफ खोल लेता हूं, ठीक है, और उससे फटाफट जल्दी से रिवीजन ले लेता हूं। किसी भी टाइम पढ़ते पढ़ते कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बीच में पीडीएफ खोल ली तो रिवीजन कर लिया। जब इतनी बार रिवाइज करोगे, फिर आपको पता है मैं ऑब्जेक्टिव कराता हूं लास्ट में। जब वो हो जाता है, जैसे ए का कंप्लीट हुआ तो सारे उसका आपको ऑब्जेक्टिव कराए प्रैक्टिस। फिर बी का होगा तो बी के कराऊंगा, सी का होगा सी के कराऊंगा, और जब सारे ए टू जेड हो जाएंगे फिर मिसलीनियस कराऊंगा आप लोगों को। तो मेरे पास बहुत तरीके हैं। बस आप केवल और केवल मेरे भाई, इतनी सी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप सभी से कि यार बहुत शिद्दत से कंटेंट मैं बना रहा हूं और मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए, बस मेहनत करते हुए चलो। ठीक है, बेनीवोलेंट। तो आज हमारा बी के वर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। क्या स्टार्ट हो रहा है? यहां से बी के वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये बी के वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए जी, तो पहला वर्ड है बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट क्या होता है? बेनीवोलेंट का मतलब होता है काइंड, दयालु। ठीक है, या विलिंग टू हेल्प अदर्स। पेपर में सिर्फ इतना सा दे देगा कि बेनीवोलेंट का मतलब क्या होता है, काइंड होता है, या इसी को हम कहते हैं चैरिटेबल। जो चैरिटी करता है उसी को चैरिटेबल कहते हैं। या जेनरस, जेनरस का मतलब भी यही होता है, जो दूसरों की सेवा करता है। या ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट भी होता है निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला। ठीक है, लेकिन इतने सारे वर्ड मैं अभी क्यों नहीं लिखता हूं? क्योंकि अभी मैं बेसिक से चल रहा हूं, तो मैं एक एक वर्ड को ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सब तो आपने मेरा यूट्यूब पे भी देखा है, ये सब तरीका। तो जब हम अपनी पे आते हैं तो फिर हम बहुत लंबे निकल जाते हैं, एक क्लास में हजार हजार वर्ड्स। तो वो वक्त भी आएगा, वो वक्त आएगा। ठीक है, तो अभी बस सिंपल वर्ड और उसका मीनिंग समझते हुए चलो। द बेनिवोलेंट मैन हेल्प द पुअर चिल्ड्रन विद बुक्स। तो देखिए, अब इसको बेनिवोलेंट ही तो कहेंगे। इसको बेनिवोलेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि भाई ये बंदा पैसे से, बुक से हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। और जो व्यक्ति किसी की मदद करता है उसे हम क्या ही तो कहते हैं, बेनिवोलेंट ही तो कहते हैं। आया समझ में? बुक बांट रहे हो तो ये बेनिवोलेंट नेचर ही तो हुआ हमारा, चैरिटेबल ही तो हुआ। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, कोई नहीं, आराम से। चलिए नेक्स्ट, बिगाइल। व्हाट इज बिगाइल? बिगाइल का मतलब होता है किसी को धोखा देना, चीट करना किसी को। ठीक है, ड्यूप करना किसी को, डिसीव करना। तो डिसीव यहां पर दिया हुआ है ना? बात समझ में आ गई? टू चार्म और डिसीव प्लीजेंटली, मतलब प्लीज, यहां पर सीधा सा मतलब है कि भाई धोखा तो देना, लेकिन किसी को लुभाते हुए, लुभाते हुए किसी को धोखा देना, है ना? देखो ये बच्चों को क्या कर रहा है, डिसीव ही तो कर रहा है। अब इसने यहां से जादू की छड़ी से पता नहीं क्या बना दिया होगा। तो इसे कहते हैं बहलाना, फुसलाना, मन मोहित कर लेना, जैसे तुम्हारा हो जाता है। ठीक है, चलिए। द मैजिशियन बिगाइल द ऑडियंस विद हिज ट्रिक्स। तो जो जादूगर है, मैजिशियन को हम क्या भी कहते हैं, विजार्ड भी कहते हैं, विजार्ड।
ठीक है। तो उसने बच्चों को क्या किया, लुभाया अपनी ट्रिक्स से, है ना, ऑडियंस को। नेक्स्ट, बैनल। बैनल का मतलब क्या होता है? बैनल का मतलब होता है कोई भी चीज जो कॉमन हो, जो यूजुअल हो, जो घिसा पिटा हो, जिसका बार बार यूज हो चुका हो, या ट्राइट, ओवर यूज्ड, ओवर यूज्ड, घिसा पिटा। अनओरिजिनल मतलब कुछ नया ना हो जिसमें, वही घिसी पिटी बातें, ठीक है। अब जैसे ये देखो, सिनेमा में आजकल देखा होगा आपने, बॉलीवुड मूवीज में यही बैनल चीजें चलती हैं, है ना, कोई नया नहीं आता। अब एक मूवी आई थी धुरंधर, उसमें कुछ थोड़ा सा नया दिखाया था, वही हजारों करोड़ कमा के चली गई, ठीक है। जब तक ऐसी घिसी पिटी मूवी बनती रहेंगी, वही बैनल चीजें, रिपीटेड रिपीटेड ओवर यूज चीजें, तो फिर ऑडियंस ऐसे ही सोती है उल्टा मुंह करके, ठीक है। द मूवी हैड अ बैनल स्टोरी, वही साधारण सी, कोई नई स्टोरी नहीं थी उसमें। ब्रेजन, ब्रेजन क्या होता है? ब्रेजन होता है बेशर्म, मतलब बोल्ड एंड विदाउट शेम। तो यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? शेमलेस, या इसको हम क्या कह सकते हैं? इम्प्यूडेंट। बेशर्म या इम्प्यूडेंट। अब कहने को तो बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन फिर वही बात है, वो तो फिर ऑब्जेक्टिव क्लास हो जाएगी, है ना। इंसोलेंट, इम्पर्टिनेंट, इन सब का मतलब है बेशर्म, ठीक है। ही एक्टेड इन अ ब्रेजन वे, उसने बेशर्म तरीके से व्यवहार किया, बेशर्मी से। अब ये बेशर्मी तो है, सोचो किसी के पेरेंट्स आ रखे हैं, कोई बड़े बुजुर्ग आ रखे हैं, और वो भाई साहब है ना किस तरीके से बैठा हुआ है, तो ये एक तरीके से बेशर्म वाला तरीका है। कभी कभी ना ऐसा होता है जीवन में, इंसान दो पैसे कमा लेता है तो अपने माँ बाप या अपने बड़ों के जो आदर है वो करना छोड़ देता है। तो मेरा मानना है कि जीवन में आप ऊंचाई को जरूर पाइए, बट नीचे जमीन को मत छोड़िए। तो इसीलिए ब्रेजन बिहेवियर कहते हैं इसे, मतलब बेशर्मी वाला, है ना। बेंटर, बेंटर होता है, बेंटर क्या होता है? बेंटर होता है किसी का मजाक उड़ाना। मजाक इन द सेंस एक तरीके से फ्रेंडली टीजिंग करना, ठीक है, हंसी मजाक करना किसी को। प्लेफुल टीजिंग और जोकिंग, ये प्लेफुल का मतलब है मजाक मस्ती, है ना। ऐसा नहीं कि भाई किसी को आप जानबूझ के डिसरेस्पेक्ट करो, डिसरेस्पेक्ट नहीं, मतलब जो आप मजाक मस्ती जैसे स्कूल वगैरह में नहीं करते थे, है ना, किसी का मजाक उड़ाते थे, तो उसे हम बेंटर कहते हैं, ठीक है। दे वर बेंटरिंग इन द क्लास, तो वो क्लास में क्या कर रहे थे? बेंटरिंग कर रहे थे, ठीक है, हंसी मजाक कर रहे थे। अब ये देखो, ये पप्पू है ना, बिल्लू के साथ क्या कर रहा है ना। पप्पू, बिल्लू, कालू, सलोनी, है ना, ये सारे मैंने देसी नाम दे दिए, अंग्रेजी बच्चों को देसी नाम। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन क्या है? ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। ब्लेसिंग्स कह सकते हो, आशीर्वाद कह सकते हो। पुजारी ने आशीर्वाद दिया एट द एंड ऑफ द सेरेमनी, तो भाई पुजारी ऐसी तो कहता है ना, सदा सुहागन रहो, जीते रहो, तुम्हारी शादी होगी जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं भी तो तुम्हें ऐसी आशीर्वाद दूंगा, है, सदा सुहागन रहो, जीते रहो, है ना, तुम्हारी जिंदगी में अच्छा हो। तो ऐसे आपको बेनेडिक्शन दिया जाएगा। तो याद कर लेना, जब संजीव सर हमारी शादी में आएंगे तो हमें बेनेडिक्शन देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है बहुत ही, देखो इसके कई सारे मतलब होते हैं, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। अब जैसे यहां पर कोल्ड दे रखा है, तो पता है कई बच्चे कहेंगे अरे संजीव सर ने तो कराया था ब्लीक का मतलब ठंडा होता है। ठंडा, ये सुनो सुनो किस सेंस में, यहां कोल्ड, एम्प्टी और विदाउट होप का मतलब है, इस पूरे का मतलब है निराशाजनक, मतलब आप इसको ग्लूमी कह सकते हो, ग्लूमी, सैड, ठीक है, डिप्रेस्ड, होपलेस, आप ये सब कह सकते, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। यानी कि जग सोना सोना लागे, है ना। आज जैसे वैलेंटाइन डे है, आपके महिला मित्र ने आपको फटकार लगा दी, तो फिर कैसा माहौल हो जाएगा? ब्लीक हो जाएगा, सब काला काला धुंधला। अच्छा, इसका मतलब काला काला घना धुंधला, क्योंकि काला जो होता है मतलब अंधेरा जो होता है वो एक तरीके से निराशा का प्रतीक होता है, तो इसीलिए कभी कभी हम ग्लूमी, निराशाजनक, है ना, डार्क, इस सेंस में भी ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो ब्लीक का मतलब हो जाएगा धुंधला। इसीलिए देखो ये भाई साहब, इसको आज 14 फरवरी है ना, तो आज इसकी महिला मित्र ने कुछ कह दिया होगा, तो भाई साहब का जो है बिल्कुल, है ना, कैसा हो गया माहौल? एकदम ब्लीक हो गया, है ना, निराशाजनक। द फ्यूचर लुक्ड ब्लीक आफ्टर द लॉस। अब कई बार ऐसा होता है ना कि भाई 4 साल हमने जिनको दिए, जिनके पीछे दिए, उन्होंने 5वें साल में मना कर दिया, है ना, तो अब भविष्य कैसा दिख रहा है? उधर पढ़ाई भी नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी तो फिर भविष्य कैसा दिखेगा? ब्लीक दिखेगा, है ना, काला दिखेगा, अंधेरे वाला दिखेगा, ठीक है, निराशाजनक दिखेगा। तो आप इसके कई मीनिंग निकाल सकते हो ब्लीक का, डार्क, ग्लूमी, सैड,
ठीक है, ये सब मीनिंग लगा सकते हो। नेक्स्ट, बोनांजा। बोनांजा, बोनांजा का मतलब होता है अचानक से जब कुछ आपके लॉटरी लग जाती है तो उसे बोनांजा कहते हैं। ठीक है, बड़ा फायदा अचानक से। सडन ग्रेट सक्सेस, मतलब ग्रेट सक्सेस तो है लेकिन सडन, जैसे मान लो आपने कई साल मेहनत करी, सालों साल आपने मेहनत करी, फिर आपको कुछ मिला, वो बोनांजा नहीं होगा। बोनांजा होता है कि जब कोई चीज आपको अचानक से मिलती है एकदम से, है ना। इसको हम एक वर्ड से भी कह सकते हैं, विंडफॉल। हाँ, कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, विंडफॉल भी कह सकते हैं, है ना। विनिंग अ 1 करोड़ लॉटरी वॉज अ रियल बोनांजा फॉर हिम। देखो भाई साहब, है ना, जैकपॉट लग गया, बोनांजा हाथ लग गया हमारे भाई के साथ। नेक्स्ट, बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब होता है किसी के काम को, किसी की वैल्यू को कम कर देना, यानी कि एक तरीके से ये डिसरेस्पेक्ट में आता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट जो है क्या है, किसी को, मतलब इसके सिनोनिम्स में क्या भी आ सकता है, डिसरेस्पेक्ट भी आ सकता है। क्या आ सकता है, डिसरेस्पेक्ट करना। बिलिटिल करना मतलब अंडर एस्टिमेट करना, किसी की जो कीमत है, किसी की जो वैल्यू है वो कम कर देना, इसे कहते हैं दैट इज बिलिटिल कर देना। बिलिटिल करना मतलब किसी की वैल्यू को कम आंकना। ठीक है, अब ये रहा तुच्छ समझना, है ना, छोटा दिखाना किसी को। अब अक्सर आपने देखा होगा जो व्हाइट कॉलर लोग होते हैं उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की भी रेस्पेक्ट करते हैं। अब ये अब जैसे सपोज करो कोई भी व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, पता है क्या होता है, जनरली मैंने अक्सर देखा है कि इंसान जब 2 पैसे कमा लेता है तो वो फिर लोगों को नीचा दिखाना स्टार्ट कर देता है। ऐसा बहुत बार होता है। आप लोग कहेंगे सर हमने तो नहीं देखा, एक्चुअल में अभी आपने दुनिया नहीं देखी इसीलिए आपको नहीं पता है। हमने देखी है तो हम जानते हैं। जैसे ही लोगों के पास पैसा आता है तो फिर वो क्या करने लग जाते हैं, वो नीचा दिखाने लग जाते हैं। और लेकिन हमें कभी भी नहीं ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या एक मजदूर भी अपनी फैमिली के लिए राजा होता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली का ब्रेड विनर है, रोजी रोटी कमाता है। तो ये माइंड में कहीं ना कहीं रहना चाहिए। तो जीवन में ध्यान रखना का, मैंने फिर बोला, ऊंचाइयां पाना अच्छी बात है बट जमीन छोड़ देना बुरी बात है। तो ऊंचाइयां पाइए बट जमीन नहीं छोड़नी है आपको। तो इसीलिए कभी किसी को बिलिटिल मत करिए, किसी के काम को अंडर एस्टिमेट मत करिए, नीचा मत दिखाइए किसी को। ही ऑलवेज बिलिटिल्स अदर्स एफर्ट्स। होता ना, कई लोग दूसरे के एफर्ट्स को नीचा दिखाते हैं, मतलब कम कम आंकते हैं किसी को। ठीक है, नेक्स्ट, बैलिकोज, लड़ाकू टाइप का, रेडी टू फाइट या एग्रेसिव, है ना, लड़ाकू झगड़ालू टाइप का। ऐसे लड़के होते हैं, आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में होते हैं ना, खासकर बैक बेंचर्स। बैक बेंचर्स हमेशा लड़ाकू टाइप के ही लड़के होते हैं, कुछ को छोड़कर। ठीक है, तो बैलिकोज होता है रेडी टू फाइट, एग्रेसिव। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका इंडियन क्रिकेट टीम में कोई एग्जांपल दूं तो विराट कोहली। विराट कोहली जो है उसी कैटेगरी का इंसान था। वो अकेला ऐसा कैप्टन हुआ है, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे आपका MS धोनी हो, उन सब में, सौरव गांगुली हो, गांगुली जी भी थे, बट विराट में कुछ ज्यादा ही एग्रेशन था। तो एकदम से वॉयलेंट टाइप का, उग्र हो जाता है जो बंदा, है ना, तो उसे हम कहते हैं बैलिकोज। तो रेडी टू फाइट, तैयार एकदम लड़ने के लिए, एग्रेसिव। हिज बैलिकोज एटीट्यूड क्रिएटेड टेंशन। और ऐसा बंदा हमेशा कहीं भी रहता है तो एकदम टेंशन खड़ी ही रहती है कि भाई पता नहीं कब लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे। तो ये देखो, ये बंदा जो है कैसा है, बैलिकोज है, दो ही लुक्स स्मार्ट। बेरीवमेंट। बेरीवमेंट का मतलब क्या होता है, इट मींस जब आप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर हम उसकी मृत्यु का शोक मनाते हैं, तो उस पीरियड को कहते हैं बेरीवमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं शोकाकुल। ज्यादा हिंदी हो गया, आप देसी में समझो, शोक मनाना। ठीक है, डीप सोरो आफ्टर समवंस डेथ, किसी की डेथ के बाद उसका सोरो या शोक मनाना। ठीक है, अब जैसे सपोज करो ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ही मस्ट बी हिज फादर और एनीबडी, है ना, कोई ना कोई होंगे जिसकी मृत्यु गए, शोक मना रहा है ना। तो शी वॉज इन बेरीवमेंट आफ्टर हर फादर्स डेथ, अपने फादर की मृत्यु के बाद वो किस में थी, शोक में थी। तो ये वो पीरियड होता है जिस समय हम शोक मना रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बायगट। बायगट कौन होते हैं, कट्टरपंथी लोग होते हैं। जैसे आज देखा होगा आपने सोसाइटी में होता है ना, बिल्कुल होता है, मतलब इतना ज्यादा पॉलिटिक्स ने हमारे अंदर कट्टरपंथी ला दी है कि हम अपने स्कूल के दोस्तों को भी, अगर वो दूसरे धर्म जाति के हैं तो उनको देखना तक पसंद नहीं करते हैं। क्यों, जस्ट ड्यू टू दिस बायगटरी। बायगटरी का मतलब होता है कट्टरपंथी, स्पेशली धर्म को लेकर या रिलीजन को लेकर होता है। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये बिल्कुल चल रहा है आजकल। एकदम से देखोगे लड़के लोग जो है ना, स्पेशली दे आर ऑलवेज इन बायगटरी, है ना। किसी मुस्लिम को देखेंगे बस उसके बारे में उल्टा सीधा कहना स्टार्ट कर देंगे। और तो और कुछ लोगों को आपने देखा भी होगा, एक वीडियो मैंने देखी थी उसमें APJ अब्दुल कलाम के बारे में बोला था। मैंने कहा यार शायद ये इतिहास में
ये जो दौर चल रहा है, ये मैंने तो इतिहास नहीं देखा, बट ये जो पीरियड चल रहा है ये वर्स्ट टाइम चल रहा है। क्योंकि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को धर्म से, केवल धर्म की वजह से टारगेट कर सकते हैं कि यार उसका धर्म मुस्लिम है तो इस वजह से हम उसको टारगेट कर सकते हैं, वो व्यक्ति जिसने जो चाहता तो अपना जमीर बेच सकता था, इवन आपको पता होगा उसको ऑफर मिला था अमेरिका से, बट उसने कहा कि नहीं, कंट्री इज फर्स्ट। तो ऐसा आजकल होता है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि कई बच्चे आप में से कहेंगे नहीं सर, आतंकवादी भी तो मुस्लिम होते हैं, बट कई मुस्लिम ने शहादत भी दी है दोस्त बॉर्डर पे। तो हमेशा आप निगेटिव साइड को ही क्यों देखते हैं? सोशल मीडिया की वजह से आज हम निगेटिव हो चुके हैं। तो आप अगर निगेटिव देखते हो तो पॉजिटिव भी देखना सीखो। आप अब्दुल कलाम को भी याद करो। आप ऐसे बहुत सारे, मैं तो देखता हूं जब मेड अवार्ड मिलते हैं प्रेसिडेंट से, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं जो मुस्लिम होते हैं, तो वो भी तो देश के लिए जी रहे हैं ना, फिर हम उनको क्यों नहीं याद रखते हैं? तो हमें किसी धर्म के हिसाब से नफरत नहीं पालनी चाहिए। हाँ, लोग गलत वो तो सब जगह होते हैं, वो तो हिंदुओं में भी होते हैं, वो मुस्लिम्स में भी होते हैं, वो क्रिश्चियंस में भी होते हैं, है ना, वो सब जगह होते हैं। तो इसीलिए बायगट का मतलब होता है कट्टर, है ना, अ पर्सन इंटॉलरेंट ऑफ अदर्स बिलीफ, मतलब दूसरों के जो भी रिवाज हैं उनको वो टॉलरेंट नहीं है, उनके लिए टॉलरेंट नहीं है, यानी कि उनको वो नहीं मानता है, तो इसको कट्टर कह देंगे हम लोग, ठीक है। अ बाइगट रेफ्यूजेस टू रेस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियंस, और एक कट्टर व्यक्ति जो है वो दूसरों के विचारों का सम्मान नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिरेट, स्कोल्ड, डांटना किसी को, फटकार लगाना। हम इसमें सी का एक वर्ड डाल सकते हैं, हालांकि जब सी आएगा तो वहां पर ये वर्ड आएगा, चाइड करना, किसी को डांटना, फटकार लगाना किसी को। अब जैसे ये देखो, ये टीचर है और इन्होंने कुछ किया नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है इनको फटकार लगाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर बिरेटेड द स्टूडेंट्स फॉर चीटिंग। अच्छा, नकल कर रहे थे ये तुम्हारी तरह, बचपन में हम भी तो ऐसे ही करते थे, 2 दिन पहले पढ़ाई करते थे, फिर एग्जाम में नकल करने की कोशिश करते थे, तो इसीलिए हमें फटकार लगाई जाती थी। नेक्स्ट, बिट्रॉथ। अब जब को तुम पढ़ाई कर रहे हो, फिर तुम्हारा आगे चल के नौकरी लगेगी तो फिर आप भी बिट्रॉथ होंगे, है ना, आपकी भी सगाई होगी। अब ये देखो, बिल्कुल, है ना, ये दोनों जो हैं ये इनके मम्मी पापा होंगे और इन दोनों की क्या हो रही है, सगाई हो रही है। प्रॉमिस इन मैरिज, ये गेट एंगेज्ड। तो कई बच्चे पूछ सकते हैं शादी होना होता है या सगाई होना होता है? तो याद रखना, ये सगाई होना होता है, शादी होना नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि शादी से पहले एक प्रॉमिस होता है ना, और उस प्रॉमिस को ही तो हम क्या कहते हैं, एंगेजमेंट कहते हैं। तो बिट्रॉथ का मतलब होता है एंगेज हो जाना, सगाई हो जाना, ठीक है। तो जल्दी पढ़ाई करो, फिर आपका नंबर आ रहा है। द फैमिलीज बिट्रॉथ द कपल्स लास्ट ईयर। तो दोनों की क्या कर, बिट्रॉथ कराया, इसका मतलब सगाई कराई, शादी नहीं दोस्त, सगाई। बेस्टो, बेस्टो का मतलब होता है किसी को कोई सम्मान देना, किसी को कोई उपहार देना किसी को। जैसे यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है टीचर ने इस लड़के को इसके मार्क्स के लिए, इसके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इसको बेस्टो किया है। टू गिव और प्रेजेंट एज एन ऑनर और गिफ्ट, है ना, वही जो मैंने बोला। और बेस्टो अपने पीछे प्रेपोजिशन लेता है ऑन, ये याद रखना, ये प्रेपोजिशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। द स्कूल बेस्टोड एन अवार्ड ऑन द बेस्ट स्टूडेंट, तो इसको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है। तो बेस्टो, अच्छा ऐसे याद कर लेना कि बेस्ट स्टूडेंट को बेस्टो किया जाता है, तो बेस्ट को बेस्टो कर लोगे ना, इसका शॉर्टकट है ना, कि बेस्ट स्टूडेंट को बेस्टो किया जाता है, मतलब उसको नवाजा जाता है, ठीक है, सम्मान दिया जाता है उसको। बेनफुल, अब बेनफुल का मतलब क्या होता है, हानिकारक, हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव, डेट्रीमेंटल, आप ये सारे वर्ड यूज कर सकते हो, है ना, बेलफुल, ये सारे वर्ड यूज कर सकते हो। बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन हम अभी बहुत सारे पर नहीं जाते, हम 2-2 4-4 ही करते हैं, ठीक है। मैं कभी कभी ये भी सोचता हूं कि यार क्यों ही इन्हें 10-10 15-15 लिखाऊं, जब आना तो सबको। अब मान लो सपोज करो डी में डेट्रीमेंटल आएगा ही, है ना, तो जब आना ही है तो मतलब A to Z का सबसे अच्छा फायदा यह है कि हाँ सभी कवर हो जाएंगे ज्यादातर। स्मोकिंग हैज अ बेनफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ, इफेक्ट के साथ प्रपोजिशन आती है ऑन, और इफेक्ट अपने आप में होता है नाउन। तो एक बात हमें सीधी सी पढ़ी कि भाई स्मोकिंग के बेनफुल इफेक्ट्स होते हैं, स्मोकिंग हो, सिगरेट हो, सॉरी सिगरेट कह रहा हूं, अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, इन सब के हमारी बॉडी पे बहुत ही खतरनाक असर पड़ते हैं। और आपकी जो उम्र है वो यही वाली है कि इस उम्र में अक्सर हम भटक जाते हैं दोस्तों के कहने पर कि नहीं यार चल एक सिगरेट पी लेते हैं या आज एक पैक लगा लेते हैं, बट रिमेंबर वो शुरुआत होती है बर्बादी की तरफ, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी आपको स्मोकिंग
अल्कोहल ड्रग्स का यूज नहीं करना है। जिस बच्चे ने इस सब चीजों से बच गया उसको तो लाइफ में वैसे भी कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से। हम प्रॉब्लम होती है कि हम जिस जो आपकी एज है ना उसमें इन्हीं सब चीजों में पड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। बेसमर्क। बेसमर्क का मतलब है बदनाम करना। जब नाम ना हो तो दूसरे को बदनाम कर दो। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, तो बाकी आप समझदार हैं। टू डैमेज समवंस रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को बदनाम कर दो। अ प्लान वॉज मेड टू बेसमिर्क द टीचर्स रेपुटेशन, तो टीचर की रेपुटेशन को खराब करने के लिए एक प्लान बनाया गया। एक्चुअल में दैट वाज अ प्लान। वो ठीक है, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं बोली उस दिन, क्योंकि मैं नहीं चाहता था चीज़ें बढ़ें। वैसे भी इन सब चक्करों में पढ़ना अच्छा नहीं है, बट दैट वाज अ दैट वाज अ प्लान एंड प्री प्लान स्टोरी, क्योंकि कई सारी चीज़ें उसमें हुई थी, बहुत सारी स्टोरी हुई थी। एंड आई वॉज टॉकिंग टू क्या कहते हैं, राहुल सर। मैंने कहा यार ये तो प्लान स्टोरी है। फिर उन्होंने कहा कि हाउ। मैंने कहा देखो सी, तो सारे वो एविडेंस हमने निकाले, तब समझ में आया। मैंने कहा यार ये तो बड़े स्तर पे प्लानिंग चल रही है सिर्फ डिफेम करने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जब नाम ना हो तो बदनाम कर दो। पर हमेशा याद रखना चाहिए कि आप किसी को बदनाम कर सकते हो, उसको रोक नहीं सकते हैं, और जितना बदनाम करोगे उतना ही नाम ज़्यादा होता है। ठीक है, बट दैट वॉज एन इमोशनल मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। तो बेसमिर्क, अच्छा इसको याद कैसे करोगे आप? मिर्च, मिर्क, वैसे तो ये बैस मिर्क कैसा होता है, बैस मिर्क, बट आप इसे मिर्च से कर सकते हो, है ना। किसी को मिर्च लगा देना डिफेम कर देना, डिसरेप्यूट कर देना किसी को। चलो नेक्स्ट। बिज़ेयर। व्हाट इज बिज़ेयर? बिज़ेयर इज समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल, अजीब सा, मतलब जो आपने नॉर्मली ना देखा हो, है ना। जैसे सपोज करो आप मूवी देखते हो, है ना, नॉर्मल वही घिसी पिटी, है ना, वही सेम बैनल, ट्राइट, अनओरिजिनल, मतलब ओवर यूज्ड, वही घिसे पिटे हैकनीड होते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, एकदम से सडन एंडिंग आती है, मतलब सरप्राइजिंग, जो आप सोचते भी नहीं हो, वो बिज़ेयर होता है, मतलब अलग हटके थोड़ा सा, समथिंग वेरी स्ट्रेंज, जो अजीब सा हो, जो नॉर्मल ना हो बिल्कुल भी, दैट इज कॉल्ड बिज़ेयर। इसका स्पेलिंग पूछा था 2025 में, इसका स्पेलिंग पूछा है, और 24 में वो कैब में भी आ चुका है। ठीक है, अजीब सा। द स्टोरी हैड अ बिज़ेयर एंडिंग, कैसी एंडिंग हो गई? स्ट्रेंज, अजीब सा, बिल्कुल अलग हटके, नॉर्मल नहीं था। ठीक है, ये गप्पे मार, अच्छा ये स्टोरी चल रही है तो इसमें कोई अजीब सी बात बताई होगी इन्होंने, स्ट्रेंज, समथिंग दैट लुक्स स्ट्रेंज। ब्लैश, अच्छा एक वर्ड ब्लैश में होता है, ब्लैश में नाउन होता है, उसी से बना है ब्लैशफेमस, एडजेक्टिव बना है। ब्लैशमी का मतलब होता है धार्मिक वस्तुओं के बारे में या धार्मिक चीजों के बारे में अपशब्द बोलना। इसको ऐसे समझो कि जैसे एक तो हो गया जैसे मंदिर मस्जिद को तोड़ देते हैं, वहां एक्ट है, एक्ट का मतलब है कि कोई काम करना अपवित्र करने के लिए, उसे हम प्रोफेन कह सकते हैं, प्रोफेन कह सकते हैं, ठीक है, डेसिक्रेट कह सकते हैं। लेकिन ये जो है ना ब्लैश में, ये इसका मतलब होता है गलत शब्दों का बोलना, मतलब टिप्पणी होती है, वर्ड्स। एक्चुअल में ब्लैश में वर्ड्स का यूज होता है, क्योंकि वन वर्ड में भी आता है। तो जैसे ये देखो, ये इनके बारे में गलत बोल रहा है, और ये हो सकता है इनके बारे में गलत बोल रहा है। तो जब शब्दों के बाण चलाए जाएं धर्म के लिए, ठीक है, वैसे तो शब्दों के बाण हम नॉर्मली भी चलाते हैं, बट जब धर्म के लिए चलाए जाएं, धर्म को गाली दी जाए किसी के, तो वो हमारे ब्लैशफेमस वर्ड होते हैं। ठीक है, द रिमार्क्स वर कंसिडर्ड ब्लैशफेमस बाय मेनी पीपल, तो वो टिप्पणी जो थी वो धर्म का अपमान माना गया। तो समथिंग शोइंग डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड समथिंग सेक्रेड और रिलीजियस, बस वही आ गया डिसरेस्पेक्टफुल। पेपर में तो डिसरेस्पेक्टफुल आएगा। अब कई बार जब हम कहते हैं कि क्यों हमें डीप में पढ़ना जरूरी है, तो देखो सपोज करो मैंने किसी, मेरा कोई कॉलीग है मान लो, और मैंने उसको गाली दे दी ऐसे ही रिफंड में ही, तो वो डिसरेस्पेक्टफुल है, बट वो ब्लैस्फेमस नहीं है, क्योंकि वहां धर्म के लिए नहीं दी जा रही है। जब धर्म के लिए कुछ गलत बोला जा रहा हो तो ब्लैस्फेमस है। तो जो फिर क्लोज टेस्ट वगैरह में तुम पूछते हो ना कि सर मीनिंग तो दोनों का ही एक है, फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, तो भाई ये डिफरेंस होता है, आपको पता हो। अब इसीलिए मैं ए टू जेड करा रहा हूं धीरे धीरे, ताकि आगे चल के आपकी नॉलेज बढ़ सके और आप तुक्काबाजी में ना बिलीव करें। बीटीट्यूड, बीटीट्यूड, तो व्हाट इज बीटीट्यूड? इसको क्या पढ़ेंगे, 10 बार बोल के देखो, बीटीट्यूड। ठीक है, बीटीट्यूड का मतलब होता है परम सुख।
आनंद की अनुभूति। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये तपस्या कर रहा है तो भाई इसको परम सुख मिल गया। ठीक है, तो भगवान में जब व्यक्ति लीन हो जाता है तो उसको परम सुख की प्राप्ति हो जाती है, लीन हो जाता है वो। दैट इज कॉल्ड बीटीट्यूड, स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और ब्लिस। ब्लिस का मतलब भी हैप्पीनेस होता है। अब यूं तो लिखने को फिर मैं पता नहीं हाँ क्या क्या लिखता चला जाऊंगा, यूफोरिया, है ना, ग्ली, इकेस्टेसी, एक्सल्टेशन, बट दैट्स नॉट गुड। ठीक है, वो अभी सही नहीं है। वो होगा जब हम अ, उसमें आएंगे, मिसलीनियस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव, जब हम सारे कर चुके, जब हम ई का यूफोरिया भी पढ़ चुके होंगे, जब हम जी का ग्ली भी पढ़ चुके होंगे, तब बड़ा मजा आएगा। मैं बोलूंगा, आपको याद होगा, हाँ यार आपने पढ़ाया था उस समय पर। तो बीटीट्यूड का मतलब है परम सुख का आनंद। अच्छा, इसको भक्ति में आ रहा है, किसी को किताबों में भी आ जाता है। अब आप कहोगे सर हमें तो नहीं आता। आपको आ जाएगा जिस दिन आपको समझ में आएगा ना कि जीवन में इसी से सब कुछ मिलना है। तो लोगों को आता है वहां भी। अभी आपको खेलने कूदने में, रील्स देखने में जो परम सुख आता है, तो वो किसी को कहीं भी आ सकता है। ठीक है, ही फेल्ट अ सेंस ऑफ बीटीट्यूड वाइल सिटिंग इन द पीसफुल टेम्पल। तो समझ में आ ही गया होगा कि मंदिर में बैठा है तो भैया उसे परम सुख की प्राप्ति हो रही है। बीब्यूलस, अब ये बोतल हाथ में देख के समझ में आ गया होगा कि बीब्यूलस व्यक्ति कैसा होता है, जिसको शराब पीने का शौक होता है। फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल, शराब पीने का शौकीन, ऐसे व्यक्ति को बिब्यूलस कहते हैं। तो आज के बाद क्या बोलोगे? बिब्यूलस। बिब्यूलस मतलब दैट पर्सन हु इज हैबिचुअली ड्रंकर्ड, मतलब शौक होता है उसको पीने का। ठीक है, बचेनेलियन भी हम कह देते हैं उसको। बचेनेलियन का मतलब भी ये होता है शराबी। ही अवॉइडेड बिब्यूलस हैबिट्स फॉर अ हेल्दी लाइफ, है ना। अब कई बार लोग ऐसे होते हैं, पहले तो शराब पीते हैं, फिर उनको लगता है नहीं यार अब हेल्थ खराब हो गई है, तो फिर वो अवॉइड करते हैं और फिर एक्सरसाइज वगैरह करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका बिब्यूलस। ठीक है, नेक्स्ट ब्यूकॉलिक। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। ऐसी व्यू देख के ना बड़ा मजा आता है। बट ये सब पिक्चरों में ही होता है। लोग दिखाते हैं ना कि गांव गांव ऐसा होता है। गांव में खेत में जाओगे ना, कलेजा छिल के बाहर आ जाएगा। तो गांव, ये सब स्विट्जरलैंड वगैरह के गांव होते हैं। भारत के गांव में खेत में काम करना पड़ता है, खेत में वो चलाना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है। ठीक है, बट हाँ कंट्री साइड यही होता है। अच्छा, कई बच्चों ने ना मुझसे एक दिन एक बात पूछी, भैया कंट्री साइड का क्या मतलब होता है? एक्चुअल में कंट्री को लोग सोचते हैं कि देश का मतलब है। यहाँ पर कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण जिंदगी, मतलब गांव का क्षेत्र। तो आज के बाद याद रखना, ये क्लोज वगैरह में आता है कंट्री साइड। इसको जब नोट्स में देखोगे तो कंट्री साइड को लिख लेना, ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, तो ब्यूकॉलिक का मतलब होता है रिलेटेड टू विलेज, गांव से संबंधित, है ना। रूरल भी आप इसको कह सकते हो। ठीक, दे एंजॉय द ब्यूकॉलिक ब्यूटी ऑफ द विलेज, गांव की शांत ग्रामीण सुंदरता। तो ब्यूकॉलिक ब्यूटी का मतलब शहरी नहीं होगा, ग्रामीण होगा। ठीक है, बट्रेस, बट्रेस का मतलब होता है किसी चीज को मजबूती देना, सपोर्ट करना। स्ट्रॉन्ग एविडेंस बट्रेस्ड हिज आर्ग्यूमेंट। अब सबूत देकर जनरली वकील क्या करता है? अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। ठीक है, भाई वकील का काम क्या है? वकील का काम है बहस करना। और फिर सबूत का काम क्या है? सबूत का काम है उस बहस को मजबूती देना। बट्रेस, बट्रेस का मतलब सपोर्ट करना। ठीक है, तो स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, मजबूत करना, फोर्टिफाई करना। हालांकि फोर्टिफाई अलग सेंस में होता है, किलाबंदी करना। बेलफुल, बेलफुल का मतलब क्या होता है? बेलफुल का मतलब होता है हानिकारक। अभी तो बताया था फिर मैंने आप लोगों को, बेल हानिकारक के लिए तो कई सारे वर्ड बताए थे, तो ये भी उसी में आ जाएगा। थ्रेटनिंग हार्म और इविल, मतलब नुकसान देने वाला। तो नुकसान देने वाला मतलब हानिकारक ही हो जाएगा। ही गेव अ बेलफुल लुक एट इज अपोनेंट, तो डराने वाला, धमकाने वाला। ठीक है, तो बेलफुल इज इविल, बुरा, मतलब नुकसानदायक में भी आ सकता है और डरावना भी आ सकता है। ठीक है, दोनों आ सकते हैं। बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस होता है एकदम वैसा माहौल जैसा होली पे नहीं होता, नॉइजी, एनर्जेटिक, लाइवली, शोरगुल, ये हल्ला गुल्ला वाला। जैसे क्रिकेट मैच पाकिस्तान कब है? 15 फरवरी। 15 तो कल है, कल ही, कल ही होने वाला है इस। तो भैया ये जो होता है ना बॉइस्ट्रस लोग जो होते हैं, वो बिल्कुल ही एकदम मौज मस्ती वाले होते हैं। पूरा शोरगुल, हल्ला गुल्ला, है ना। शांति नहीं होता इसका, शांति इसका एंटोनियम हो जाएगा। द चिल्ड्रन बिकेम बॉइस्ट्रस ड्यूरिंग द गेम। ठीक है, बच्चे जो हैं वो गेम के दौरान क्या बन गए? बॉइस्ट्रस बन गए। ठीक है, चलो। अच्छा, ये
बॉइस्ट्रस कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट कौन सी वर्ब के माध्यम से दिया जाता है? लिंकिंग। देख रहे हो, अब तो ग्रामर पढ़ के आप फटाफट निकाल सकते हो। खैफ और खत्म, तो ये तो खत्म हो गया भाई। ठीक है, बी का पहला सेशन आपका ओवर हो गया है। अब क्योंकि आपको पता है वो कैब के साथ साथ हम वन वर्ड में भी चलते हैं, तो आइए आपको दर्शन कराते हैं, वन वर्ड की सैर कराते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला वर्ड है आपका प्लेनिट्यूड। और क्या सीनरी है, है ना, देख रहे हो। एक्चुअल में ये ना उत्तराखंड में भी ऐसी ना एक जगह है जहां पर फ्लावर ऑफ वैली कहा जाता है उसको, वैली ऑफ फ्लावर सॉरी। तो वहां पे ना बिल्कुल ऐसे, मतलब आप जाओगे ना, मैं आपको नाम बताऊंगा, मेरे दिमाग से निकल रहा है, मैं गया हूं वहां पे, तो मतलब चारों तरफ फूल ही फूल मिलेंगे, इसीलिए उसको वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। बहुत सुंदर है लिटरली, और वहां तो पहाड़ है तो और ज्यादा सुंदर लगता है। तो अभी एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट क्या है वो बता देता हूं। जब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, मतलब समथिंग दैट इज इन प्रोफ्यूज, ठीक है, प्लेथरा, जो आपने बहुत सारे वर्ड पढ़े ही हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पल, प्रचुर मात्रा में। तो ये दिखाना चाह रहा है कि यार वो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है उसमें जो फ्लावर्स हैं दे आर इन प्लेनिट्यूड, अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में है। द गार्डन शोड प्लेनिट्यूड ऑफ फ्लावर्स इन स्प्रिंग। तो अक्सर स्प्रिंग में ऐसा ही होता है ना, फूल जो हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। दे आर इन प्लेनिट्यूड, दे आर इन अबंडेंस, ठीक है, प्लेंटी, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब क्या होता है? दोबारा किसी चीज को सुधारना, रेनोवेट करना, ठीक है, मरम्मत करना, बेहतर करना। अब बेहतर किसी मकान का भी हो सकता है, किसी मशीनरी का भी हो सकता है, ठीक है, किसी वेबसाइट का भी हो सकता है रिवैम्प, है ना, इंप्रूव करना। जैसे मान लो शुरू में हमने वेबसाइट बनाई, बड़ी गंदी सी, है ना, अजीब सी, फिर उसको क्या किया जाता है? दोबारा से रिवैम्प किया जाता है, दोबारा से बेहतरीन बनाया जाता है। ठीक है, तो नया रूप देना है किसी चीज को। द कंपनी रिवैम्प्ड इस वेबसाइट टू अट्रैक्ट यूजर्स। यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी अपनी वेबसाइट को बार बार रिवैम्प करती है। रिवैम्प का मतलब है दोबारा से रेनोवेट करती है। ठीक है, हालांकि अगर बिल्डिंग को बात आएगी तो बिल्डिंग में रिवैम्प नहीं आएगा, बिल्डिंग के लिए स्पेशल वर्ड होता है रेनोवेशन, मरम्मत करना। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेटर। अब इक्वेटर मैंने डाल ही दिया, वैसे तो सबको पता ही होगा, बट फिर भी आता है वन वर्ड में तो मैंने डाल दिया। तो एक्चुअली में मैंने पहले 2025 के वन वर्ड उठाए हैं सभी एग्जाम्स के, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि पहले डिक्विटी के सारे वन वर्ड, सारे वोकैब हो जाएं। ठीक है, तो ये पूछा था, ये आपके कोई से एग्जाम में ही पूछा है तो वहीं से ही उठाया है। इक्वेटर क्या होती है? इक्वेटर भूमध्य रेखा सबको ही पता है, ठीक है, जो अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है। इमेजिनरी लाइन होती है जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। ठीक है, चलिए ऑप्टिशियन। अच्छा, बच्चों को ऑप्टिशियन में और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने इसीलिए दोनों एक साथ ही लगवाए। देखना, हाँ ये रहा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है इसका काम है कि आंखों का इलाज करना। और ये जो भाई है हमारा, ये इलाज नहीं करता, ये आई ग्लासेस बनाता है। समझ रहे हो बात को? ये डॉक्टर वो वाला नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है एक तरीके से, ये मतलब अब डॉक्टर कह सकते हो, लेकिन इसका काम है ग्लासेस को रिपेयर करना। आपको कितने का चश्मा लगेगा, है ना, वो सब चेक करता है। और आंखों में दिक्कत आ रही है, बीमारी है, उसको सही कौन करेगा? उसे ऑप्टिशियन नहीं करेगा, उसे डॉक्टर सही करेगा, और डॉक्टर का नाम है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। कुछ बच्चे इसको ऑक्यूलिस्ट भी कह सकते हैं, पेपर में ये भी आ सकता है। ऑक्यूलिस्ट भी आई स्पेशलिस्ट ही होता है। ठीक है, तो आंख की समस्या से कौन सा विशेषज्ञ होगा? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑक्यूलिस्ट। और जो आई ग्लासेस, जो हमारे ये चश्मे हैं, ये बनाता है या बेचता है, उसे हम ऑप्टिशियन कहते हैं। तो ये डाउट था बहुत बच्चों का, मैंने आगे पीछे ही लगवा दिया इसीलिए दोनों के दोनों को। नेक्स्ट इंसॉल्वेंट। भैया ये तो सब जानते हैं, दिवालिया होता है ना, और दिवालिया ये कोई भी हो सकती है, कंपनी वगैरह। विजय माल्या भी इंसॉल्वेंट हो गया था, फिर भाग गया यहां से, है ना, तो दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। अनेबल टू पे डेट, इसमें बी साइलेंट रहता है तो इसे डेट कहते हैं। डेट, डेट मतलब ऋण, कर्जा। द कंपनी बिकेम इंसॉल्वेंट आफ्टर हैवी लॉस। नुकसान के बाद जो है कंपनी कैसी हो गई? इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो गई। सब पीना, सब पीना का मतलब क्या होता है? ये ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा आपको नया लगेगा। सब पीना का मतलब होता है कोर्ट का आदेश, कोर्ट में बुलाने के लिए। ठीक है, द विटनेस रिसीव्ड अ सबपीना फ्रॉम द कोर्ट। तो सबपीना होता है कोर्ट में बुलाने का आदेश, कोर्ट की तरफ से आता है ये।
ठीक है, तो अदालत में हाजिर होने का आदेश, दैट इज कॉल्ड सबपीना। ये मिल गया इसको भाई को, चलो आओ कोर्ट में। डेप्रीशिएट, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? एप्रिशिएट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, लेकिन आपको इतना ही तो पता है कि प्रशंसा करना। अब आज को मैं दूसरा मीनिंग सिखाता हूं इसका। पैसेज में पता है तुम क्यों फेल होते हो? पैसेज में तुम इसलिए फेल होते हो क्योंकि तुम्हें वहां पर इतना ही पता होता है कि यार एप्रिशिएट का मतलब है प्रशंसा। बट कभी कभी जब इकोनॉमी बेस्ड पैसेज आता है तो उसमें देता है कि भाई इस चीज की एप्रिशिएशन हो रहा है। अब हमें लगता है प्रशंसा हो रही है, नहीं, कोई सामान का एप्रिशिएशन हो रहा है तो मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो इसका एप्रिशिएट का मतलब कीमत बढ़ना भी होता है, तो उल्टा डेप्रिशिएट होगा, कीमत घटना। अब समझ में आया कि डेप्रिशिएट का क्या मतलब होता है और एप्रिशिएट का दूसरा मीनिंग क्या होता है। इसीलिए मैं हमेशा इस बात के खिलाफ रहा हूं कि कई बार हम बड़े बेहूदे तरीके से वो कैप पढ़ लेते हैं, है ना, जोड़ तोड़ के। आपने देखा ही होगा कि वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के, कि मुन्नी ने उसको ये कह दिया, टीचर इस्तेमाल करते हैं। बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई वो गलत है, बट मैं ये कहूँ हो सकता है उनके हिसाब से सही हो। बट मुझे कई बार बच्चों ने बोला है कि आप सर नेमोनिक्स से भी पढ़ा दिया करो। मैं कहता हूँ कि नेमोनिक्स से पढ़ाना बहुत आसान काम है। मार्केट में नेमोनिक्स की किताबें बिखरी फिर रही हैं, बट सोचो अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट होती तो क्यों ना फेमस हुई वो। क्योंकि बच्चों को बाद में पता चला कि यार ये नुकसान देता है, इससे हमारे वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग क्लियर नहीं होते हैं। अब मैं डेप्रीशिएट में ही कुछ निकाल दूं यहाँ पे, टीचर क्या करता है, टीचर नेमोनिक्स कहाँ से बनाता है? वो कोशिश में लगा रहता है कि तोड़ मोड़ के कुछ ना कुछ फिट कर दूं इसमें, बट उसका कोई सेंस है? ये काम तो चार लड़के रख के कोई भी करा सकता है। तो उससे बच्चा बिगिनर तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो उसको लगेगा वाह भाई वाह मजा आ गया, है ना। अब जैसे देखो, यही देखो इसका नेमोनिक्स, जैसे सपोज करो ये आ गया कैजोल। अब ये वर्ड है कैजोल, टीचर ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि मैं इसको बच्चे को ये बता दूं कि बेटा इसका मतलब क्या है, बस ये दे दिया इसको काजोल जैसा लग रहा है तो काजोल लिख दो, और कह दिया कि भैया काजोल ने चापलूसी की अजय देवगन की, तब जाके शादी हुई, बना दी कोई मनगढ़ंत कहानी। दिस इज कॉल्ड नेमोनिक्स। बोलने में कितना अच्छा लगता है नेमोनिक्स, लेकिन ये बर्बादी है स्टूडेंट्स की। उससे बेहतर उसको ये बताया जाता है कि भाई कैजुअल का मतलब होता है जस्ट टू फ्लैटर समवन, सॉरी टू परसुएड समवन बाय यूजिंग फ्लैटरी। परसुएड एक्चुअल मीनिंग होता है, बट हाँ परसुएड करने का भी तरीका होता है, एक नॉर्मल एक चापलूसी, तो इसमें चापलूसी छिपी होती है कभी, इसीलिए इसका सिनोनियम कभी परसुएड आ जाता है, कभी चापलूसी आ जाता है, तभी इसका सिनोनियम कॉक्स। ये एक्चुअल में डीप रिसर्च है, ऐसे नहीं पढ़ाते, तो इसमें थोड़ा मेहनत लगता है। बट वो काजोल और ये सब बना दिया, वो बेकार की चीज है, ठीक है। तो एक पता नहीं, मैं कहीं पर मेरे सामने आया, बताओ इसका मैं बता नहीं सकता, इतना गंदा मतलब मैं नेमोनिक्स बना रखा था कि यार क्या ही, वर्ड ही पूरा चेंज कर दिया। तो इसीलिए कोशिश किया करो इन सब चीज़ों से बचने की। हाँ कभी कभी दो चार में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है जब आपको लग ही रहा है, बट बेसिक्स आपको स्ट्रांग बनाएगा। नहीं तो ये बात नहीं पता चलेगी कि यार जब हम बात बोलते हैं कि वहीं एप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा भी होता है, और एप्रिशिएट का मतलब आपका कीमतें बढ़ना भी होता है, किसी चीज की वैल्यू बढ़ना भी होता है, ठीक है। तो डेप्थ से जाया करो, है ना। कार डेप्रिशिएट्स हो गई आफ्टर द परचेज, मतलब जैसे ही खरीदी तुरंत उसके बाद उसका डेप्रिशिएशन हो गया, मतलब उसकी कीमत जो है वो घट गई। नेक्स्ट, एस्पियोनेज। एस्पियोनेज होता है जासूसी। तो ये पिक्चर तो धुरंधर मूवी की है, आपको पता ही होगा कि ये जो था रणवीर सिंह, ये क्या ही था, ये एक स्पाई था। स्पाई का काम क्या होता है, स्पाई जासूस होता है, और इसका काम होता है जासूसी करना, और जासूसी क्या होता है, एस्पियोनेज, ठीक है। नेक्स्ट, ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। जैसे मैं कहूं भाई ये हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में है, मतलब हाई कोर्ट यहां तक डिसीजन ले सकता है, तो ये उसके अधिकार क्षेत्र में है। ये दिल्ली के ज्यूरिसडिक्शन में है, मतलब दिल्ली में यहां तक डिसीजन लिया जा सकता है। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि कहां तक आपका अधिकार है, ठीक है। तो लीगल अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, अधिकार क्षेत्र। द केस फॉल्स अंडर द कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन। ये जो केस है ये कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, मतलब कोर्ट इस पर डिसीजन ले सकता है, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस, अब ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने साथ साथ ही लगा दी यहां पर पिक्चर। देखो ये तो होता है किसी का अधिकार क्षेत्र,
और ये होता है क्या कहते हैं, लॉ या कानून की पढ़ाई, स्टडी ऑफ लॉ या फिलॉसफी ऑफ लॉ। कानून की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो उसे जूरिस्प्रूडेंस कहा जाएगा। और अधिकार क्षेत्र है, आपके अंडर में वो चीज आती हैं, आप उस पर डिसीजन ले सकते हो, तो दैट इज योर जूरिस्डिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रीनोलॉजिस्ट। रीनोलॉजिस्ट आप देख ही रहे होंगे, तो ये नाक का स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, जो नोज डिजीजेस होती हैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, सॉरी, उनको ठीक करता है। तो अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन नोज डिजीज, नाक रोग विशेषज्ञ। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है, मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है, गायनेकोलॉजिस्ट होता है विमेन स्पेशलिस्ट, जो विमेन प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें डील करता है। ठीक है, ऐसे रीनोलॉजिस्ट नोज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट एफरवेस। एफरवेस का मतलब होता है जोश में आना, उत्साह से भर उठना। अब देखो, ये देख रहे होंगे, ये मैच आप लोगों ने देखा होगा, अभी कल परसों का ही मैच है, तो उसमें इंडिया हारने वाला था, लेकिन फिर चौके छक्के लगे सूर्य कुमार यादव के। फर्स्ट मैच था वो यूएसए के खिलाफ, आई थिंक। तो सारे जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, वो सारे क्या हो गए, वो एफरवेस हो गए। एफरवेस होना मतलब जोश में आना, उत्साह में आना। ठीक है, नेक्स्ट अगला कैस्केड। देख रहे हो, सुकून, ऐसी चीजें देख के बड़ा सुकून आता है। इसीलिए कहता हूं पढ़ लिया करो, पढ़ोगे तो नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो जिन हमारी पृथ्वी पे ऐसी ऐसी चीजें हैं भाई, देखा करो। कैस्केड, कैस्केड का मतलब पता क्या है? कैस्केड का मतलब होता है झरना, और इतने सुंदर सुंदर झरने हैं, लेकिन इनको घर बैठे नहीं देख सकते, रील से नहीं देखो। रील में देख के क्या मजा है? पढ़ाई करो, नौकरी लो और जाओ घूमने ऐसी ऐसी जगह, बहुत आनंद आएगा आपको। तो कैस्केड होता है स्मॉल वाटरफॉल या पानी का बहाव, गिरना, मतलब तो झरना ही आता है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिराज। ये तो सबको पता होगा, है ना, साइंस में भी आता है मिराज। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, क्या लिखा है, मृत नहीं, मृग, मृग तृष्णा, हाँ, बड़ा स्ट्रेंज सा है, मृग मृग तृष्णा कहते हैं आई थिंक इसको ना। मैं वैसे समझाता हूँ इंग्लिश में, समझो, ये एक्चुअल में आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा गर्मियों में जब हम ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, तो जैसे मैं मान लो यहाँ गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैंने देखा कई बार पानी दिखाई देता है रोड पे, और फिर जब मैं नजदीक जाता हूं तो वहां से फिर यहां दिखाई देता है। समझ रहे हो? दैट इज एन इल्यूजन। इसी को हम मिराज कहते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन कॉज्ड बाय हीट, स्पेशली डेजर्ट में होता है, रेगिस्तान में तो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां हीट ज्यादा होती है। रोड पे भी आपको मिलता है ये, तो दिस इज कॉल्ड मिराज। ठीक है, ट्रैवलर मिस्टुक अ मिराज फॉर वाटर इन द डेजर्ट। कई बार होता है, हमें लगता है रेगिस्तान में पानी है, बट वो मिराज होता है, मृग तृष्णा होता है, इल्यूजन। पेपर में इसका सिनोनिम आएगा तो सिर्फ इल्यूजन आएगा। ठीक है, रिटोरिक। रिटोरिक स्पीच होता है कि जब आप बढ़ा चढ़ा के प्रसंग, मतलब बढ़ा चढ़ा के जो आपके सामने ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट करने के लिए स्पीच देते हो, तो उस स्पीच को रिटोरिक स्पीच कहते हैं, या रिटोरिक वर्ड्स लैंग्वेज कहते हैं, जो इंप्रेस करने के लिए शब्द बोले गए हैं। जनरली नेता लोग यूज करते हैं अपनी रैली के दौरान, आपने देखा होगा। अच्छा, इसमें भी दो स्पीच होते हैं। एक स्पीच होता है कि भाई मैं अच्छा भाषण दे रहा हूं, अच्छे शब्दों का यूज कर रहा हूं, सामने जो लोग बैठे हैं उनको इंप्रेस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आया और मैंने जाके जानकारी दे दी बस ना, उसी बात को अच्छे से परोसना, तो वो रिटोरिक में आ जाता है। इंप्रेस, यहां पे इंप्रेस वर्ड जो है ना, जब आप लैंग्वेज यूज करते हैं इंप्रेस करने के लिए, तो वो रिटोरिक वर्ड्स होते हैं आपके। ठीक है, एक तो नॉर्मली बोल दिया ऐसे ही, एक होता है इंप्रेस करने के लिए, मतलब शानदार अच्छा बोलना। एक स्पीच होता है गुस्से में दिया गया भाषण, और मैंने बहुत बार देखा है कि एक नेता है भारत में, अक्सर वो गुस्से में ही देते हैं, दैट इज कॉल्ड असाउद्दीन ओवैसी। भाई मतलब हमारा आदमी बहुत बढ़िया है, बट भाषण जनरली उनके गुस्से में ही होते हैं। तो वो स्पीच क्या होता है? वो स्पीच होता है हमारा हैरंग। ठीक है, हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ रिटोरिक बट लैक रियल सॉल्यूशन। नेता ऐसा ही होता है,
फुल ऑफ रिटोरिक, उसका जो स्पीच था वो रिटोरिक था, है ना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्द थे इंप्रेस करने के लिए, लेकिन रियल सॉल्यूशन नेता के पास कभी नहीं होता। नेता कुछ नहीं देता, सिर्फ भाषण ही भाषण देता। ठीक है, नेक्स्ट। हैरेंग, देखो ये आई गया। हैरेंग मतलब वो पिक्चर बिल्कुल सही लगी है। हैरेंग मतलब वो भाषण जो गुस्से में दिया गया हो। ठीक है, अ लॉन्ग, लंबा, एंग्री स्पीच, और जो क्रिटिसाइज करने वाला हो उसे हम कहते हैं हैरेंग। तो दोनों स्पीच समझ में आ गया। ये रिटोरिक क्या होता है, इंप्रेस करने के लिए, और ये क्या होता है, गुस्से में दिया गया भाषण। कैकोफोनी होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला, है ना, बहुत ज्यादा। अब जैसे कार देख लो, कार का हॉर्न बजाते रहते लोग, वो कैकोफोनी ही होता है। डीजे 24 घंटे पड़ोस में शादी के दौरान बजता रहता है, वो भी कैकोफोनी के अंडर में ही आता है, वो भी उसी में आता है, शोरगुल में आता है। ठीक है, तो द मार्केट वॉज फिल्ड विद कैकोफोनी नॉइज। अब मार्केट में आप देखो, संडे मार्केट में जाओ, है ना, वो बिल्कुल वही वाला शोर आता है, कैकोफोनी। ठीक है, नॉइज वाला। पायरोटेक्निक्स, पायरोटेक्निक्स क्या होता है, जो शादी में आतिशबाजी होती है ना, उसी को हम पायरोटेक्निक्स कहते हैं। ठीक है, आतिशबाजी, बस सिंपल है इसका, आतिशबाजी। पायरो मतलब होता है फायर, आग, तो पटाखों में यही तो होता है। फायरवर्क्स और इंप्रेसिव विजुअल डिस्प्ले, इसे हम कहते हैं पायरोटेक्निक्स। पायरो से याद रख लेना, पायरो का मतलब जब भी आएगा ये फायर से रिलेटेड आएगा। जैसे मान लो पायरोफोबिया, तो पायरोफोबिया कौन सा फोबिया होता है, फियर ऑफ फायर। ठीक है, हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा नाटकीय। समझ रहे हो, मतलब जब ड्रामा ज्यादा हो जाए उसे हिस्ट्रियोनिक। आप कहोगे भैया हिस्ट्रियोनिक तो ऐतिहासिक होता है, नहीं, वो हिस्टोरिक होता है। हिस्टोरिक होता है इतिहास से संबंधित, यह है हिस्ट्रियोनिक। इसका एग्जांपल दूं आपको एक शानदार सा। आपने देखा होगा हमारे डेली सोप्स होते हैं ना भारत में, डेली सोप्स को हिंदी में कहते हैं नाटक, और नाटकों में नाटक ही होता है। आपने देखा होगा एकदम से अगर किसी का प्लेट भी गिर गया तो मतलब 4 बार तो पहले सबकी तरफ दिखाएंगे कैमरा घुमा के, होता है ना ऐसा, ऐसा ही होता है। तो बड़े अजीब अजीब से नाटक होते हैं, तो हिस्ट्रियोनिक परफॉर्मेंस होता है वहां पर। ठीक है, उसका जो रिएक्शन था वो कैसा था, हिस्ट्रियोनिक था। उस रिएक्शन ने सभी को सरप्राइज कर दिया। तो ज्यादा नाटक नहीं कर रही है कुछ, है तो ऐसा होता है नाटकों में, ऐसा ही होता है, हिस्ट्रियोनिक, है ना, ओवरली ड्रामेटिक। ड्रामेटिक ठीक है, बट इसमें ओवरली ड्रामेटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट। पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण, ये बहुत आता है एग्जाम में। मानवीयकरण, जब हम नॉन लिविंग को लिविंग की तरह दिखाते हैं। ठीक है, द पोएम यूजेस पर्सोनिफिकेशन टू डिस्क्राइब नेचर। अब नेचर वैसे तो नॉन लिविंग है, बट हम कहते हैं ना कि भाई नेचर ने मुझे बहुत प्यार दिया है। प्यार तो इंसान देता है, तो हमने नेचर को प्यार की, वो इंसान की तरह दिखा दिया। नेचर मुझे सुकून देता है, सुकून इंसान देता है, तो इसीलिए जब भी हम इंसान के रूप में दिखाएंगे, ठीक है, तो वहां पर वो पर्सोनिफिकेशन होता है, और पोएम में अक्सर यूज होता है ये। ठीक है, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार। जब हर वर्ड का पहला लेटर सेम हो जाए उसी को हम कहते हैं एलिट्रेशन। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड्स, सेम स्टार्टिंग साउंड इन वर्ड्स। ठीक है, शी सेल्स, शी सेल्स, शी सेल्स, शी सेल्स बाय द शी शोर। वो बेचती है, क्या बेचते, देखो यहां पे एस 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 एस। ठीक है, ये तो प्रेपोजिशन और आर्टिकल है, तो एस 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 साउंड सेम चल रही है। इसका मतलब जब हर वर्ड का पहला लेटर सेम हो जाए तो साउंड भी सेम ही रहती है, तो इसीलिए उसको कहते हैं हम लोग अनुप्रास अलंकार। ठीक है, सी सैल, सी शैल्स बाय द शी शोर, वो बेचती है, समुद्र के सी बेचती है, समुद्र के किनारे बेचती है, इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। रिट्रेंचमेंट, व्हाट इज रिट्रेंचमेंट? रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है जब आप किसी के एक्सपेंस में, किसी के, चलो इसको छोड़ो, मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। जब कंपनी कर्मचारियों को निकालती है ना अपना खर्चा बचाने के लिए, उसे रिट्रेंचमेंट कहते हैं। मतलब खर्चा बचाना एक्चुअल में ये मतलब होता है खर्चा कम करना। अब चाहे वो नौकरी पे निकालें या कुछ भी करें, दैट इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट।
ठीक है, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस और स्टाफ टू सेव मनी, ठीक है, पैसा बचाने के लिए कमी करना। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब रिडक्शन आता है, रिड्यूस, कम करना। तो भैया ले ऑफ नोटिस लगा दिया, निकाल दिया इनको सबको। जैसे अमेजोन ने निकाला था ना कुछ टाइम पहले, अमेजोन फ्लिपकार्ट ने बहुत सारे कर्मचारियों को निकाला था, बहुत सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दिया था उन लोगों को, ठीक है। कंपनी ने अनाउंस किया रिट्रेंचमेंट ड्यू टू लॉस, कि भैया नुकसान हो रहा है इसीलिए हम ले ऑफ कर रहे हैं, रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं। सेल्वो, सेल्वो होता है तीखा हमला। अब ये हमला एक्चुअल में किस चीज का होता है? ये हमला जो होता है ये बारूद का हमला होता है। जब बहुत सारे बारूद एक साथ छूटते हैं तो उसे सेल्वो कहते हैं। और ये शब्दों का भी बाण होता है, उसको भी सेल्वो कहते हैं। अ स्ट्रॉन्ग अटैक, अ सडन स्ट्रॉन्ग अटैक या बस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। और का मतलब है कि आप जैसे यहां पे देखो, ये इंडियन फाइटर जेट्स हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला किए हुए हैं, तो ये सेल्वो हो रहा है एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि तुमने एक गोला फेंक दिया, नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक गोला दागना, ये सेल्वो कहलाता है। ऐसे ही इंटरव्यू में इंटरव्यूअर क्या करता है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन पूछता है हमसे, तो वो सेल्वो ही कहलाता है, ठीक है। द सोल्जर फायर्ड अ सेल्वो एट द एनिमी, तो गोलियों की बौछार, इस बौछार को कहते हैं सेल्वो। क्वेश्चन की बौछार भी होती है, ठीक है। पोस्ट स्क्रिप्ट, जब किसी लेटर के बाद में एक मैसेज ऐड किया जाता है उसे कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। जैसे मान लो, डियर प्रिया, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, तुमसे मिलने की उम्मीद करता हूं, बेस्ट राहुल। राहुल ने लिखा है प्रिया को। अब पोस्ट स्क्रिप्ट में लिखा है डोंट फॉरगेट अबाउट टुमारोज मीटिंग, कल की मीटिंग के बारे में भूल मत जाना। तो पूरा पत्र लिखने के बाद जो लास्ट में वर्ड्स होते हैं उसे पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। अंत में जोड़ी गई टिप्पणी, ही एडिड अ पोस्ट स्क्रिप्ट टू थैंक हिज फ्रेंड। खत्म खत्म के खम खम खत्म खत्म। चलो जी, ये खत्म हो चुका है। और आज इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, फाइल में या नहीं है। एक्चुअल में हमारे यादव जी जो हैं आज बाहर गए हुए हैं, ठीक है, उनके घर में शादी का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या कहते हैं, अपने घर गए ही हैं। तो इसलिए इसमें हमने उनको फाइल जो दी थी तो उन्होंने हमें यही वाली दे दी, पूरी वाली दी नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए काम करते हैं, हम इसके लिए काम करते हैं, क्या करेंगे वो बताएंगे। वैसे तो इसी में ही वो होना था, आप इसका रिवीजन कर लेना, है ना। तो हम एक काम करेंगे, फाइल जब आपको इसकी नहीं, अभी तो मुझे यही देनी पड़ेगी, कल या परसों तक वो आ जाएंगे तो मैं ऑब्जेक्टिव वाली फिर आपको इसमें रिप्लेस करके दे दूंगा। वीडियो जो है इसका जो वो होगा, मतलब सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव वाला जो होगा प्रैक्टिस का, उसका वीडियो है तो अलग से बना देंगे, है ना, 10 मिनट का। 10 मिनट में सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, तो फिर वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। क्योंकि अगली वाली में देंगे तो फिर ये डिस्टर्ब होगा, तो इसी में ही लग जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ को ना एक बार एक काम किया करो, कभी कोई पीडीएफ में कोई कमी लगे ना तो उसको दोबारा चेक कर लिया करो। जैसे सपोज करो, मैं बताता हूं, मान लो कोई पीडीएफ है 6 नंबर की और आप हो 11 नंबर पे, और आपको लगता है कि 6 नंबर की पीडीएफ में कोई कमी है और वो बात मेरे तक पहुंची, तो मैं उसको करेक्शन करवा के दोबारा से अपलोड करवा देता हूं। और आपको लगता है कि अब पीछे कोई करेक्शन नहीं है, लेकिन एक बार फिर से चेक कर लिया करो कि क्या पता किसी चीज में कोई करेक्शन हो गया हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आज इसको अपलोड कराऊंगा, ये वाली फाइल अपलोड कराऊंगा, लेकिन जैसे ही हमारे यादव जी आएंगे कल परसों में, तो मैं इसमें ऑब्जेक्टिव ऐड करके दोबारा से इसी को ही, 2 फाइल नहीं होंगी, एक ही फाइल हो जाएगी, फिर इसी को ही अपलोड करवा देंगे, मतलब इसी में ही ऐड करवा देंगे पीपीटी में, है ना। अभी के लिए इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है जी। तो चलिए, तो ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं, आप इसको रिवीजन करना। और बस मैं यही कहूंगा, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा होता है, स्टार्टिंग में बच्चा एक्सपेक्ट करता है बहुत कुछ, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि सडनली ही सारा कुछ दे देते हैं, बट वो बच्चों से झेला नहीं जाता। मेरी आदत है कि कहाँ पे क्या बीमारी है उस समय वही दवाई देनी है। तो अभी मुझे पता है कि इस समय कैसे लेके चलना है। बहुत कुछ देने के मामले में हमसे आगे इस भारत में नहीं हो सकता, और इसे घमंड मत समझना, इसे एक्सपीरियंस समझना, क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इतने साल का कि
जब बात प्रैक्टिस पे आएगी ना, तो फिर एक क्लास में हमसे ज्यादा क्वेश्चन कोई करा ही नहीं सकता। तो वो खेल तो बहुत आसान है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं बेसिक्स पे आप फोकस करो, रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो इनको। पोस्ट स्क्रिप्ट है तो सर पिक्चर मतलब विजुअलाइज करने के लिए है, और ये इतनी शानदार पिक्चर्स हैं कि इनके बाद आपको कोई नेमोनिक्स कचरे की जरूरत नहीं है। हाँ, नेमोनिक्स ऐसा नहीं है कि मैं उसके 100% खिलाफ हूं, बट 99% खिलाफ हूं। 1% इसलिए नहीं हूं, किसी का भला हो रहा है, ठीक है भाई कर लो, बट एंड गोल उसका अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहां एक्चुअल मीनिंग से बच्चा डिप्राइव हो जाता है, वो एक्चुअल मीनिंग नहीं आ पाता। हाँ, जिसको पसंद है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं प्रायोरिटी नहीं देता हूं। मुझसे बच्चे कहते हैं कि सर कराओ, मेरे पास खूब मैसेज आते हैं, सर संकल्प लक्ष्य बैच में कराओ। मैं कहता हूं कि पहले मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, नेमोनिक्स दे दूंगा और ऐसे ऐसे दे दूंगा, लोट पोट जाओगे, बट मैं पढ़ा के भी ये कह दूंगा कि इनसे थोड़ा बचना, एक बार पढ़ लो, आना इसी मेथड पे, ठीक है। तो आप रिवीजन करिए, बहुत कुछ मिलेगा, मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, ठीक है। हम तो यूट्यूब पे इतना मतलब प्लान कर लेते हैं, ऐसे ऐसे चीजें कर लेते हैं, तो बैच में तो सोचो यार, मतलब सीरियसली बहुत डेडिकेटेड हूं मैं बैच को लेकर, बहुत कुछ मैंने प्लान कर रखा है, बस वो सारा का सारा एकदम से नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता है बच्चे एकदम से पागल हो जाएंगे, ठीक है। बस शांति से पेशेंस से करते चले जाओ जो मैं कराता जा रहा हूं, ठीक। ठीक है भाई, तो यहीं तक रखते हैं। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे। आप सभी हमारे वैलेंटाइन ही हैं, तो आपको बहुत बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। आप ऐसे ही बस बहुत अच्छा से पढ़ते रहो, और फिर मिलते हैं आपसे सिलेक्शन होते ही, है ना, सम्मान समारोह में, तब मेरी तरफ से आपको स्पेशल गिफ्ट्स, ठीक है। चलो, ओके, जय हिंद बच्चा पार्टी सभी को, लव यू ऑल।